नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की डेट है 19 नवंबर 2025। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर डिस्कशन। और ये द हिंदू का फ्रंट पेज है। आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़, बहुत सारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज। पहला है कि जो यूएस यूएन यूएनएससी है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने जो ट्रंप के द्वारा जो गाजा प्लान बनाया गया था शांति को स्थापित करने के लिए, उसको अप्रूव किया है। दूसरा है कि ये हिडमा, जो टॉप मोस्ट लीडर थे, वो उनकी वाइफ के साथ 6 लोग मारे गए आंध्र प्रदेश में, तो उसमें वो भी इंक्लूड थे। तो बहुत बड़ी सफलता है ये सुरक्षा बलों के लिए। और जो एसआईआर प्रोसेस चल रही है उसको पोस्टपोन करवाने के लिए केरला सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, ये न्यूज़ में है। ठीक है। तो हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहला है कि यूएनएससी अप्रूव्स ट्रम्प्स प्लान फॉर द फ्यूचर ऑफ गाजा। ठीक है। तो जो ट्रम्प का प्लान था गाजा में शांति रिस्टोर करने के लिए, पीस रिस्टोर करने के लिए, उसको यूएनएससी ने अप्रूव किया है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। गवर्नेंस ऑफ गाजा, गाजा में प्रशासन के लिए जो टोटल यूएनएससी के जो 15 मेंबर है, 15 मेंबर में से 13 ने फेवर में वोट किया है, और 13 में फेवर में, और रशिया और चाइना एब्सटेंड रहे, मतलब उपस्थिति नहीं रहे वोटिंग के टाइम पे। तो क्या होगा जब उपस्थित नहीं है, या तो चाइना और रशिया दोनों अगर इसके खिलाफ वोट करते तो ये प्लान था वो सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि इनके पास वीटो पावर है। तो ये नहीं होता। अच्छा, इसमें क्या क्या होने वाला है, ये जो प्लान बनाया गया उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स है, तो वह स्थापित की जाएगी एक तो। ठीक है। और दूसरा है कि एक ट्रांजिशनल अथॉरिटी है वो सेटअप की जाएगी गाजा में, और उसको किसकी नज़रों में रखा जाएगा, मतलब उसको हेड कौन करेगा, देखता कौन रहेगा। ट्रम्प देखते रहेंगे, जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो देखते रहेंगे इसको। तीसरा है कि जो 20 पॉइंट सीज फायर प्लान था, उसको इजराइल और हमास के बीच में, गाजा जो है उसके बीच में जो 20 पॉइंट सीज फायर प्लान था प्रपोज्ड बाय ट्रम्प, उसको सपोर्ट किया जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा वहाँ पे। तो 3 मेन चीज़ें हैं यहाँ पे, की फीचर्स है इसके। और देखते यूएनएससी के बारे में थोड़ा अच्छे से देख ले डीपली। ठीक है। ये जो 5 की बॉडीज है ना यूएन की, यूनाइटेड नेशन की 5 की बॉडीज है ना, उसमें से एक है ये यूएनएससी। तो ध्यान रखना। विथ प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखना, ये दोनों प्राइम उसके काम है। ठीक है। ऑल ये बाइंडिंग, जो भी डिसीजन लेता है ना वो बाइंडिंग होता है, ये बात ध्यान रखना। मस्ट कंप्लाई विथ यूएनएससी डिसीजन। तो ये ध्यान रखना, यूएन की एकमात्र बॉडी है जिसके डिसीजन आपको बाइंडिंग होते हैं हर देश पे, जो यूएन के मेंबर है उनके लिए। ठीक है। इसके स्ट्रक्चर क्या है, इसमें 15 मेंबर रहते हैं टोटल, 5 तो स्थायी है, मतलब 5 तो परमानेंट मेंबर है जिनको P5 भी बोला करते हैं। कौन कौन से, चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम है, और यूनाइटेड स्टेट है। और 10 मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, अलग से अस्थायी रूप से चुने जाते हैं। ठीक है। इलेक्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए चुने जाते 10 मेंबर अस्थायी रूप से। तो ध्यान रखना। और ये जो 5 मेंबर है ना, P5 जिसे बोलते हैं हम, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, इनके पास रहता है वीटो पावर। यानी कि इनके वीटो पावर होती है, वीटो पावर होने की, यानी कि आप 14 मेंबर भी किसी रिजोल्यूशन को पास कर दिया और किसी ने, एक मेंबर ने भी वीटो लगा दिया, तो वो रिजोल्यूशन पास नहीं होगा। इतना पावर होता है इन 5 कंट्रीज के पास पास में। ठीक है। और जो नॉन परमानेंट मेंबर रहते हैं, नॉन परमानेंट यानी कि अस्थायी मेंबर रहते हैं, उसमें 10 मेंबर में से जो 5 मेंबर आते हैं वो कहाँ से आते हैं, अफ्रीका और एशिया दोनों से मिला के आते हैं। एक मेंबर आता है कहाँ, ईस्टर्न यूरोप से आता है। 2 मेंबर आते हैं लातिन अमेरिका, ये जो साउथ साइड का है, और 2 आते हैं वेस्टर्न यूरोप या अदर से आते हैं। ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। ध्यान रखना, यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी में। इससे रिलेटेड और फैक्ट देख लेते हैं, आज इसको कंप्लीट ही करते हैं। कंप्लीट आपको बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसकी जो अध्यक्षता की जाती है ना, इसकी जो प्रेसिडेंसी है यूएनएससी की, वो मंथली बेसिस पे होती है। हर मंथ कोई नया मेंबर सेलेक्ट होता है, और ये जैसे एबीसीडी वर्णमाला होती है ना, एबीसीडी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग चुना जाता है। जैसे अर्जेंटीना पहले आएगा, फिर जो भी बी नाम पे होगा वो बाद में आएगा, तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा। हर मंथ एक दूसरा मेंबर आता रहेगा। तो टोटल 15 मेंबर है, तो उनका सीक्वेंस ऐसे ही चलेगा। भारत अभी तक 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है। लास्ट चुना गया था 2021-22 में। ठीक है, ध्यान रखना। कुछ सैंक्शंस कमेटी है जो न्यूज़ में रहती है हमेशा। एक है 1267, ये इंपॉर्टेंट है, आतंकवाद के खिलाफ है, काउंटर टेररिज्म के लिए थी, और ये लश्कर ए तोयबा जैसे मोहम्मद वगैरह को डील करती थी। ठीक है। एक है 1540 कमेटी थी, नॉन प्रोलिफेरेशन थी, उससे रिलेटेड थी कमेटी। और एक थी 1718 कमेटी थी, जो नॉर्थ कोरिया सैंक्शन के लिए थी। नॉर्थ कोरिया भी न्यूज़ में रहता है, न्यूक्लियर वेपन वगैरह डेवलप करते टाइम उस पे ऊपर सैंक्शन लगाए, तो उससे रिलेटेड है। एक पीस कीपिंग पावर रहती है। पीस कीपिंग मतलब यही यूएनएससी है, यूनिटी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, यही अप्रूव करती है कि आपको कहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स है उसको भेजना है वगैरह। कौन डिसाइड करता है? यूएनएससी डिसाइड करता है। ठीक है, अप्रूव कौन करता है? ये करता है। और ये जो यूएनएससी जो पीस कीपिंग फोर्स रहती है ना, वो ब्लू टाइप की हेलमेट पहनती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ब्लू हेलमेट फोर्स भी बोलते हैं इसको। और यूएन के पास कोई अपनी ही आर्मी नहीं है, तो वो जैसे भारत है, बांग्लादेश है, उन लोगों से मिला के एक आर्मी बनती है। ठीक है। रिफॉर्म के लिए एक G4 ग्रुप है, जिसमें इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील। देखो यार, चारों ही बड़े देश है, चारों ही बड़े देश है, तो वो चाहते हैं कि भाई बहुत टाइम हो गया है, ये 1945 में बना हुआ है यूएन, तो उसमें कुछ अभी रिफॉर्म होने चाहिए, ताकि जो अभी जो डेमोग्राफी वगैरह या फिर इकोनॉमिकली चेंज हुए हैं सब कुछ, तो वो अभी रिफॉर्म होना चाहिए, और उनको भी मौका मिलना चाहिए यूएनएससी में। ठीक है, परमानेंट मेंबर के रूप में। ठीक है। और एक है कॉफ़ी क्लब करके मेंबर है, जो इस रिफॉर्म का विरोध करते हैं। ध्यान रखना, पाकिस्तान जैसे लोग हैं जो भारत को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, वो लोग इसके खिलाफ होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंक्शंस कमेटी इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, 1267 कमेटी है, वो काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड है। 1540 है कमेटी है, वो नॉर्थ कोरिया सैंक्शन से रिलेटेड है। 1780 कमेटी है, वो नॉर्थ प्रोलिफेरेशन से रिलेटेड है। एक्चुअली मैं इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया है, ध्यान रखना। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है अच्छे से। हमारा नेक्स्ट है कि पीएम किसान की अभी एक किस्त भी रिलीज की गई है, और थोड़ा पीएम किसान जो स्कीम है उसको लेके बंगाल है, तमिलनाडु है, जो अदर देन बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ पे थोड़ी टसल चलती रहती है, तो ये न्यूज़ में है। तो इस योजना को अच्छे से देख लेते हैं। एक्चुअली में ये योजना लॉन्च की गई थी, ये स्कीम लॉन्च की गई थी 24 फेब 2019 में रिलीज की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स रिलेटेड है, और 100% सेंट्रल गवर्नमेंट इसका फंड देती है, इसलिए इसको सेंट्रल सेक्टर बोलते हैं। अगर 100% नहीं होता तो सेक्टर की जगह क्या आता है? स्पॉन्सर्ड आता है। ठीक है। इसके बेनिफिशरीज, लाभार्थी कौन है? स्मॉल एवं मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मर, जिनके पास जमीन है, स्मॉल और मजले जो किसान रहते हैं उनके पास में। ठीक है। हर साल 6,000 मिलते हैं, 2-2 हज़ार की 3 किस्तें आती है। ठीक है। और आपका डीबीटी अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। ध्यान रखना, ये कहाँ से ट्रांसफ़र होता है? डीबीटी अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। और आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है, आपका अकाउंट आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस योजना के बारे में और फैक्ट देख लेते हैं, कौन है जो इसमें इंक्लूड होते हैं। तो जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर रहते हैं विथ कल्टिवेबल लैंड, जिसके कृषि योग्य भूमि है, छोटे और मझले किसान हैं, वो शामिल होते हैं। और आधार से वेरीफाइड है, जिनके पास एक्टिव बैंक अकाउंट है, तो वो लोग इसमें इंक्लूड होते हैं, और उनको महीने का साल का 6,000 रुपये दिया जाता है। अच्छा, कौन इसमें से हटाए जाते हैं? ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। जो इंस्टीट्यूशनल, जो संस्थागत लैंड होल्डर है ना, जमीन धारक है, वो इसमें से एक्सक्लूडेड। ठीक है। और कौन कौन है? जैसे फॉर्मर और करंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर, जो संवैधानिक पदों पे है, वो इसमें नहीं इंक्लूड होंगे। ठीक है।
कोई करंट मिनिस्टर है स्टेट या यूनियन में, वो भी इंक्लूड नहीं है। एमपी, एमएलए, एमएलसी, मेयर वगैरह वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ठीक है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सेविंग ऑफ रिटायर्ड, जिसकी पेंशन है ना वो 10,000 से ज़्यादा आ रही है, तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, ध्यान रखना। और जो टैक्स पे करते हैं वो भी इंक्लूड नहीं है। प्रोफेशनल है, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, सीए है वगैरह, आर्किटेक्ट है वगैरह, उसमें इंक्लूड नहीं होते। तो ये ध्यान रखना कौन इंक्लूड नहीं होते इसमें। हमारा ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू दी पीएम किसान योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फुली फंडेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। द स्कीम प्रोवाइड्स इस इनकम सपोर्ट टू बोथ लैंड होल्डिंग एंड टेनेंट farmer. Aadhaar authentication is mandatory to avail the benefits. How many of the above statement are correct? Only one, only two, all these three, and none of these. तो आपको भी पता है टेनेंट होते हैं वो इसमें अलाउ नहीं है। जो बटाईदार होते हैं यानी कि जो दूसरों के खेत को जोतते हैं, जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ओनली टू इसका आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है? इंडिया री इलेक्टेड टू कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो भारत अभी री इलेक्ट हुआ है किसके लिए? एशिया टू दी कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए, ठीक है, एशिया से। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो ये कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन क्या है, सीएसी क्या है, देख लेते हैं एक बार। ये फाओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और डब्ल्यूएचओ दोनों ने मिलके बनाई थी, कब? 1963 में। अच्छा, इसका काम है इंटरनेशनल लेवल पे जो फूड स्टैंडर्ड है ना, जो खाद्य पदार्थों से रिलेटेड जो मापक होते हैं, वो स्टैंडर्ड सेट करना, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। अभी क्या हुआ, 48वां का सेशन हुआ था, उसमें इंडिया को री इलेक्ट किया गया है, ठीक है। और ये 2027 तक रहेगा। मेंबरशिप कमीशन इज ओपन। इसके कौन कौन मेंबर हो सकते हैं सीएससी के? जो फाओ, एफएओ एवं डब्ल्यूएचओ के मेंबर है वो सब एलिजिबल है इसके लिए, मेंबर बनने के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। करंटली सीएससी हैज 189 मेंबर है अभी। साथ में कौन है? एक यू है, 188 प्लस 1 यू, ठीक है। इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ सीएससी इन 1964। तो जब स्थापना कब हुई थी इसकी? 63 में। ये मेंबर बना है 64 में इंडिया, तो बाद में बना है इंडिया। इसके बारे में ध्यान रखना अच्छे से, ये हिंदी में दे रखा है। ये है, इसके बारे में एक क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू द कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन सीएससी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट स्टेबलाइजेस global food standard to ensure food safety and fair trade. Membership is open for all member nation of FAO and WHO interested in food standard. India is a founding member of Codex Alimentarius Committee. तो इंडिया फाउंडिंग नहीं था, बाद में जुड़ा था 64 के बाद, 64 में जुड़ा था, 63 के बाद। तो ओनली 2 राइट होंगे, ध्यान रखना। हमारा नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस युवा एआई फॉर ऑल, फ्री नेशनल कोर्स टू हेल्प एवरीवन अंडरस्टैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको भी पता है हर क्षेत्र में एआई का उपयोग बढ़ रहा है। और देखो, आप जब ट्विटर या किसी पे भी विजिट करते तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वीडियो बने रहते हैं जो एआई से बने रहते हैं। अभी एक बाघ था, वो किसान को उठा के लेके जा रहा है। फिर एक और वीडियो आया जिसमें वो वापस आके रख रहा है। ऐसे लग रहा है जिन्होंने एआई के बारे में नहीं जानते उनको लगता है कि ये तो बिल्कुल ही ओरिजिनल वीडियो है। और इसका दुरुपयोग भी बहुत बढ़ने वाला है, अभी हो भी रहा है और बहुत बढ़ने वाला भी है, जिसके बारे में जानकारी नहीं हो। तो हर किसी को इसके बारे में जानना जरूरी है। और ये आपकी तैयारी, यूपीएससी की तैयारी में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। हाँ, थोड़े बहुत फैक्ट वैक्ट का ध्यान रखना, लेकिन ये जितनी अच्छे से आप कमांड दोगे उतना अच्छा कंटेंट आपको वहाँ से मिलेगा, ठीक है। युवा एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव किसका? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइटी के द्वारा है। ये इंडिया एआई मिशन का हिस्सा है, ध्यान रखना। और ये किस टाइप का? फ्री एआई कोर्स है, फ्री एआई अवेयरनेस कोर्स है। कितना, किसके लिए? 1 करोड़ लोगों का टारगेट है कि उनको करना, ट्रेन करना। और ड्यूरेशन कितनी है? 4.5 घंटे की ड्यूरेशन है, सेल्फ फेस्ड है। डिजाइन किसके लिए है? स्टूडेंट भी ज्वाइन करते हैं, प्रोफेशनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जनरल पब्लिक भी इसको ज्वाइन कर सकती है। प्लेटफॉर्म है अवेलेबल फॉर फ्री है। कौन है? फ्यूचर स्किल्स प्राइम है, आई गोट कर्मयोगी है, वहाँ पे आप जाके सीख सकते हो।
और आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी मिलता है कि आपने एआई में जो जनरल अवेयरनेस वाला कोर्स है वो कर रखा है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो इसको। ठीक है। क्वेश्चन है कि विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द युवा एआई फॉर ऑल। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट नहीं है, माइटी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ध्यान रखना इसके बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2025। राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2025 आर इन न्यूज एज द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग अनाउंस द विनर। इस वाले विजेताओं को घोषित किया, तो इस वजह से ये न्यूज में है। द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड आर द हाईएस्ट नेशनल ऑनर इन इंडिया लाइव स्टॉक, यानी पशुपालन एंड डेयरी सेक्टर में ये सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है। नोडल एजेंसी कौन, क्या, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जो डेयरी और पशुपालन विभाग है वो ये आयोजित करवाता है इसको। ये कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया था 2014 में। ठीक है। और 2021 के बाद इसको हर साल दिया जाता है। ठीक है। 2021 के बाद हर साल दिया जाता है। इसमें जो कैटेगरी है, बेस्ट डेयरी फार्मर एंड बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव्स, फिर एफपीओ है, एमपीसी वगैरह को इसमें कैटेगरी को बना के अवार्ड दिया जाता है। देखते हैं इस बारे में, क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड आर इंस्टीट्यूट अंडर विच गवर्नमेंट स्कीम। तो इसको किस गवर्नमेंट स्कीम के अंदर इसको इंस्टीट्यूट किया गया है? नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, पीएम मत्स्य संपदा योजना है, राष्ट्रीय पशुधन विकास अभियान है। तो ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत किया गया है, शुरू किया गया है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट है बटुकेश्वर दत्त के बारे में। 18 नवंबर को इनका बर्थडे था कल। तो भारत ने इनकी विरासत को विरासत के लिए मनाया गया है। रिसेंटली इंडिया सेलिब्रेट बटुकेश्वर दत्त लिगेसी ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, a revolutionary often overshadowed despite his pivotal role in the freedom struggle। ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1910 में हुआ था, 18 नवंबर को। ठीक है। कल ही के दिन हुआ था इन बुर्दवान, यानी कि ये बंगाल, वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था, बुर्दवान में। ठीक है। ही ज्वाइन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी यंग एज। उन्होंने लगभग, आपको भी पता है, 1928 में तो उन्होंने एचएसआरए ज्वाइन कर दिया था। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एचएसआरए ज्वाइन किया था 1928 में। तो आप सोचो 18 साल की एज में ही उन्होंने क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी उसमें शामिल हो गए थे और क्रांतिकारी संगठन को ज्वाइन कर दिया था। एचएसआरए के बारे में आपको भी पता है, एचआरए था पहले, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, फिर इसको सोशलिस्ट भी जोड़ दिया था 28 में। ठीक है। और ये भगत सिंह के बहुत क्लोज थे। जब 1929 में, जब दिल्ली विधानसभा में जब बम फेंका गया था, तब ये उनके साथ में ही थे। ठीक है। बहरों के सुनाने के लिए ये बम फोड़ा गया था, जो हार्मलेस नहीं था, ऐसे मतलब एक सिंबॉलिक बम फेंका गया था, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा था, इनके द्वारा फेंका गया था। तो वहाँ पे वो अरेस्ट भी हुए थे और कन्विक्टेड, और फिर उन्होंने खुद एक मतलब राजनीतिक प्रोटेस्ट के लिए, ठीक है, राजनीतिक प्रोटेस्ट के लिए वो जेल भी गए थे। उनको 9 साल तक जेल में रखा था। और कौन कौन सी जेल थी? मुल्तान जेल जो पाकिस्तान में, झेलम है, और तिरछीनोपल्ली है, सेलम है, और अंडमान की जेलों में रखा गया था। ठीक है। तो कुछ ऐसे डीप फैक्ट भी पूछे जाते हैं यूपीएससी में। अंडरटुक रिपीटेड हंगर स्ट्राइक, उन्होंने भूख हड़तालें भी बहुत की थी योगदान के लिए, कि भाई जो पॉलिटिकल प्रिजनर है उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए जेल में, इसलिए भूख हड़ताल भी बहुत की थी। और बाद में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था ना, कि भारत छोड़ो आंदोलन, तब वापस से उनको जेल में डाल दिया था। 1942 से 46 के बीच में उनको फिर से जेल में डाल दिया था। और 1965 में, 1965 में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। उनका जो मेमोरियल है वो कहाँ पे है? हुसैन वाला नेशनल मैत्रेस मेमोरियल पंजाब में है। ठीक है। भगत सिंह और राजगुरु के साथ में और सुखदेव के साथ में इनका मेमोरियल वहाँ बनाया गया है। न्यूज है बटुकेश्वर दत्त वाज इम्प्रिजनर 7 जेल अक्रॉस इंडिया फॉर पॉलिटिकल एक्टिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग जेल इज इनकरेक्टली एसोसिएटेड विथ हिज इम्प्रिजनमेंट। कितना? मुल्तान जेल में थे, झेलम जेल में भी थे, सेलुलर जेल इन अंडमान में भी थे, नैनी जेल में नहीं थे। तो इन तीनों को आपको ध्यान रखना अच्छे से।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ओवर 100 इंडियन यूनिवर्सिटीज मेक इट टू क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग। तो अभी क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग जारी की गई है, उसमें भारत की 103 यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया और ये भारत वर्ल्ड में चौथा स्थान पे है जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी के मामले में, कि भी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जारी की गई। ठीक है, ये जारी की जाती है कि क्यूएस लंदन बेस्ड एजेंसी है, 2023 से ये जारी कर रही है। कैटेगरी क्या क्या है इसमें? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट है, इक्वलिटी है, एम्प्लॉयबिलिटी है, नॉलेज एक्सचेंज है, गवर्नेंस के बारे में है। तो ये सब कैटेगरी बनाई गई है। ठीक है, इस कैटेगरी में कौन अच्छा प्रदर्शन करता है। भारत का रैंक कौन सा है? 4th रैंक है ग्लोबली, मतलब नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी में, मतलब किसी की 200 यूनिवर्सिटी भी शामिल होगी, किसी की 150 भी होगी। भारत की कितनी हुई है? 103 हुई है। ठीक है, कंट्रीज अहेड ऑफ इंडिया, यूएस, भारत, यूएस, यूके, चाइना भारत से आगे है। 4th नंबर भारत का है। ठीक है, टॉप इंडियन परफॉर्मर कौन है? आईआईटी दिल्ली का 93rd रैंक है, किसमें? एम्प्लॉयबिलिटी एंड आउटकम्स में। ध्यान रखना, ऑल ओवर में नहीं है। 93rd रैंक किसमें है? एम्प्लॉयबिलिटी एंड आउटकम्स में। ऐसे ही आईआईटी खड़गपुर का 96वां रैंक है एम्प्लॉयबिलिटी एंड आउटकम्स में। दिल्ली यूनिवर्सिटी का 94th रैंक किसमें है? नॉलेज एंड एक्सचेंज में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेस, ऑल ओवर में 205 रैंक है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो टॉप 200 में एक भी इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं है, ध्यान रखना। ये इसके बारे में एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग एसेस यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉड पिलर्स। कौन सा? एनवायरमेंट इम्पैक्ट है, सोशल सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर्स है, गवर्नेंस एस इक्वलिटी है, रिसर्च सिटीसेशन ओनली है। तो देखते हैं 1 2 3 सही होगा इसका। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है कि लास्ट वीक में क्या हुआ था? यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो की मिलके डेवलप करेंगे, तो एक समझौता हुआ था। तो उसको लेके फिर जो साउथ कोरिया है, सॉरी नॉर्थ कोरिया है, जो उसका दुश्मन है, उन्होंने बोला है कि सियोल यूज सब डील विल ट्रिगर न्यूक्लियर डोमिनो इफेक्ट। तो फिर हमें भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, इसलिए ये न्यूज़ में है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। तो देखते हैं इस बारे में, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बारे में देख लेते हैं। ये देखो, ये नॉर्थ कोरिया है, ये यहाँ से, और यहाँ पे एक लाइन बनी है 38 पैरेलल। ठीक है, दोनों अलग है, इससे अलग हो रखे हैं पैरेलल लाइन से, ये दोनों दोनों अलग बने हैं। ये साउथ कोरिया है, ये नॉर्थ कोरिया है। ठीक है, तो जो पोट्सडेम कॉन्फ्रेंस हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, तो वहाँ पे ये डिक्लेयर किया था कि भाई ये जो 38 जो पैरेलल लाइन है, उससे अकॉर्डिंग दो पार्ट में इसको डिवाइड किया था। और संधि कॉन्फ्रेंस को क्या बोलते हैं? याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। इसका थोड़ा ज्योग्राफिकल देख लेते हैं। देखो, ये नॉर्थ कोरिया ये किस किस के साथ में बॉर्डर शेयर करता है? साउथ कोरिया के साथ में तो करता है, ये साथ में चाइना के साथ में करता है, और छोटा सा पार्ट रशिया के साथ में भी ये शेयर करता है। ठीक है, सी ऑफ जापान है इधर, ये उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगर वाटर बॉडीज में देखें तो येलो सी भी है, और एक कोरियन बे भी है। ठीक है, ये कोरियन बे के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है वाटर बॉडीज। ठीक है, इसकी राजधानी प्योंगयांग। और ये डेमोक्रेटिक तो बोला जाता है लेकिन है नहीं, क्योंकि वहाँ पे शासन क्या है, किसका है? किम जोन होंगे, उन किम फैमिली का शासन यहाँ पे है। ईस्ट एशिया में नॉर्थन पार्ट ऑफ कोरियन पेनिनसुला है, बॉर्डर विथ 3 कंट्रीज चाइना, साउथ कोरिया, रशिया है। यहाँ की यालू रिवर फेमस है, यालू और तुमेक रिवर दोनों फेमस है यहाँ की, ध्यान रखना। सी है येलो सी, सी ऑफ जापान और कोरियन बे से घिरा हुआ है। साउथ कोरिया के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। सियोल इसकी राजधानी है, ईस्ट एशिया में है, साउथर्न पार्ट ऑफ कोरियन पेनिनसुला, ओनली नॉर्थ कोरिया से ये बॉर्डर शेयर करता है, किसी और से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ध्यान रखना। और ये येलो सी से भी घिरा हुआ, ईस्ट चाइना सी से है, सी ऑफ जापान है, ईस्ट सी भी जिसे बोलते हैं। कुछ मेजर सिटीज है जो न्यूज़ में रहती है हमेशा। मेजर पोर्ट बुसान है इसका, इंचियोन इंचियोन एयरपोर्ट हब है इसका, डेंगू है ये इसके। एक जेजू आइसलैंड है यहाँ पे, यूनेस्को 22 पे रिजर्व है, वो भी फैक्ट है इसके बारे में, तो ध्यान रखना। हमारा नेक्स्ट है
ये क्वेश्चन है कि द डी मिलिटराइज्ड जोन है, DMZ है, बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया इज लोकेटेड अलोंग विद, कहाँ पे है? 23rd पैरेलल, 38 पैरेलल, 48 पैरेलल या फिर 60th पैरेलल? कौन सी है? 38 पैरेलल पे ये स्थित है, ध्यान रखना। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा। डिजिटल अरेस्ट यानी कि आपको एक वीडियो कॉल आएगा और वहाँ से कोई पुलिस वाला या फिर कोई कस्टम अधिकारी बन के आपको वीडियो कॉल के सामने ही बिठाएगा और बोलेगा कि एयरपोर्ट पे आपका सामान पकड़ा गया है, सी पोर्ट पे आपका सामान पकड़ा गया है, तो आप अभी के अभी, ये बहुत अलीगल सामान है तो आपको इतने पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। और फिर 2-2 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 2-2 दिन तक बिठा के रखते सामने ही कि आप, बड़े बड़े ऑफिसर आपसे आके बात करते हैं, वो सब फेक होता है, लेकिन इसको डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। तो इसको लेके फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सरकार को बोला कि आप जो ये थी ना यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम थी, उसको अभी तक इंडिया ने रेक्टिफाई नहीं किया है, तो आप इसको, इस खतरे को देखते हुए इसको रेक्टिफाई क्यों नहीं कर रहे हो? तो इस वजह से ये न्यूज़ में है, यूनाइटेड कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। ये 2024 में अडॉप्ट किया था, UN जनरल असेंबली ने इसको किया था। और इसकी एक शर्त है कि ये जब 40 स्टेट इस पे साइन कर लेंगे ना, तो ये उसके 90 दिन बाद क्या आ जाएगी, एक्ट, मतलब उस, ये एंटर फोर्स हो जाएगी, ठीक है, इसका कार्य करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी तक भारत ने इसको, ट्रीटी को साइन नहीं किया है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये फर्स्ट यूनिवर्सल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट टू स्ट्रेंथन कलेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट साइबर क्राइम के अगेंस्ट ये पहली यूनिवर्सल बाइंडिंग ट्रीटी है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसको जो बनाया था, इसको डेवलप किया था, वो था UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC द्वारा इसको बनाया गया था। तो इसके बारे में ये फैक्ट है, ध्यान रखना। इसके बारे में क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द UN कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज द फर्स्ट यूनिवर्सल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट एम्ड एट strengthening collective defense against cyber crime. It will enter into force immediately after adoption by UN General Assembly. नहीं, ये गलत है। India is one of the original signatories and has already ratified the treaty. तो ये भी गलत है। Only first right होगा, only one सही होगा, ध्यान रखना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये किसके बारे में है? क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में है। एक्चुअली वहाँ पे एक टनल बनी थी, वहाँ पे भीषण हादसा हुआ। एक ट्रक में, एक जो टैंकर था उसमें आग लग गई थी, तो बहुत सारे लोग फंस गए थे, तो उसका रेस्क्यू किया गया। इस वजह से क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो न्यूज़ में है। वो चेनाब नदी पे बना हुआ, यहाँ पे कुछ है, सॉरी, चेनाब नदी यहाँ पे, तो ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। 540 मेगावाट रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ रिवर यानी कि बहती नदी के ऊपर एक बनाया जाता है डैम, और जिसका पानी, बहते पानी पे इलेक्ट्रिक जनरेट की जाती है, ठीक है। ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये दो किसके द्वारा? चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, और जॉइंट वेंचर किसके साथ है? NHPC के साथ में मिलके ये लोग कर रहे हैं, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट एक ये दे रखा है, इसके बारे में न्यूज़, हाल ही में खबरों में रही, क्वार जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी है? चिनाब नदी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया, अच्छे से डिस्कस किया। थैंक यू, धन्यवाद आज के लिए।